स्पेसिफाई करेंगे कि ये इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में पूछ रहे हैं या वो सेल्स टैक्स के रिटर्न के बारे में पूछ रहे हैं? हाँ, तो आपने इनकम टैक्स के बारे में बता देना है। जब उसने नहीं बताया ना कि किसके बारे में पूछ रहा है, तो आप समझ जाना कि सेक्शन 114 के बारे में पूछ रहा है। तो आपने बता देना कि सर सेक्शन 114 में 114(1) में लिखा हुआ है कि किन लोगों पे रिटर्न कर फाइल करना जरूरी है। सर वो एक लिस्ट है जो कि मैंने आपको बता दी थी। आपने वो उसमें से दो चार बंदों के नाम ले देने हैं और फिर उनको बता देना कि सर इनको रिटर्न कैसे फाइल करनी है। वो एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है जो आईआरएस के ऊपर अवेलेबल है। आईआरएस में लॉग इन होगा बंदा और वहाँ पे अपनी जो सालाना इनकम है वो डिक्लेयर करेगा। सालाना इनकम 5 हेड्स में से आ सकती है जो कि सेक्शन 11 में मौजूद है। अब देखो आप उसको खुद खींच के लेके जा रहे हो बताने के लिए कि आ, कि मेरे पास बड़ा डेप्थ में नॉलेज है कि इनकम टैक्स रिटर्न का उसने आपको पूछ लिया। आपने सारे का सारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस उसको बता दिया कि मुझे हर चीज के बारे में पता है। तो ये अब आप पे होगा कि आप जब आपने इस तरह अपना बता दिया ना कि मुझे इतनी चीजें आती हैं, तो वो आपको इतने ज्यादा नंबर देगा, इतने ज्यादा नंबर देगा कि अगर आपके जो रिटर्न में बहुत कम नंबर भी हो ना फिर भी आपकी सिलेक्शन हो जाए, वो इतने नंबर आपको देगा। तो आई बिलीव कि सरमद आपको पता चल गया जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। जी सर। तो आपने सर इस सेकंड क्वेश्चन हाँ हाँ हाँ। सर ये था कि हमने पढ़ा है सेल्स टैक्स के अंदर कि अदर देन जो टायर 1 रिटेलर्स हैं, वो जो अपना उनका सेल्स टैक्स कटता है वो उनकी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के अंदर लग के आ जाता है। सही तो कहा। अगर सर अब तो कुछ दुकानदार ऐसे हैं, मतलब उन्होंने वो सोलर पैनल्स वगैरह लगवा लिए है, उनका वो बिल ना होने के बराबर हो रहा है, तो उनका सर सेल्स टैक्स फिर कैसे कटेगा? हाँ, वो फिर क्या किया जा सकता है। गवर्नमेंट के पास अभी कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है क्योंकि उनका सेल टैक्स वो एक फिक्स्ड अमाउंट है, वो बिल के थ्रू ले लेते थे। तो वो जितनी भी अमाउंट है थ्रू बिल ही जानी है बाकी। बिकॉज दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड विद सेल टैक्स। ओनली retailer who is a tier 1 retailer, he is required to get registered with सेल टैक्स डिपार्टमेंट। और बाकी तो किसी रिटेलर को जरूरत ही नहीं रजिस्टर्ड होने की। जब वो रजिस्टर्ड नहीं होगा तो उस पर लगेगा भी नहीं, वो चार्ज भी नहीं कर सकता। तो ये इलेक्ट्रिसिटी के बिल के थ्रू ही एक मैकेनिज्म है जो कि वो ले सकते हैं। तो अगर वो चले गए सोलर पे तो गवर्नमेंट हैज लेफ्ट विद नो ऑप्शन टू टू टैक्स देम until unless they make some amendment in the law। सही हो गया। सो नाउ लेट्स कम टू मोहम्मद साकिब। जी मोहम्मद साकिब। जी साकिब, you are not we can't hear you. You are not audible to us. Muhammad Saqib, you are not audible to us. You can unmute yourself. Please unmute and then talk. If you are having hand free, then kindly remove your hand free and then put your question. यस यस सर, आई हैव लेफ्ट माई हैंड फ्री। सर मेरा सवाल ये है आपसे कि अभी आपने कुछ देर पहले बोला था जो हमारा सेल टैक्स एक्ट में सेक्शन 3 में सेल टैक्स है वो 18% है। हम्म। तो सम जगह के ऊपर ये भी देखने में 17% भी चार्ज हुआ है। अभी वेरीफाई कर दे 17% है या 18% है, कंफर्म प्लीज। 18% आई 2000 यकम जुलाई 2023 से 18% हो गया था। और अब तो इन्होंने कुछ आइटम्स ऐसी हैं जो कि लग्जरी में आती हैं उनको 18 से बढ़ाकर 25% कर दिया हुआ है। ठीक है। ओके सर, जी। अब थैंक्स। आ, देखो, सर एक क्वेश्चन मेरा है। एनी क्वेश्चन यू मे आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द टेक्स्ट। कोई क्वेश्चन किसी भी पार्ट में पूछ सकते हो बट मेरा आज का फोकस ये था कि मैंने आपको अमेंडमेंट्स के बारे में बता दिया और फर्दर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में बता दूं कि 242 में से कोई आपको 10 15 या 20 तक ले जाऊं, 25 तक, जो कि आप चंगे तगड़े तरीके से आप करें उससे। तो आप फिर अपने क्वेश्चंस को जितना बढ़ाते जाएंगे तो फिर वो आज का सेशन फिर वहाँ इसी की नज़र हो जाएगा। एंड इट इज़ 10:52 एंड वी स्टार्टेड आवर सेशन एट 9:15। वी आर सर आप बताएं। जी बताएं, जल्दी से पूछ लें। अगर किसी का क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है वो पूछे, अदरवाइज हम सेक्शंस की तरफ चले जाते हैं।
सर लास्ट में क्वेश्चंस पूछते हैं, आप पहले बता दें। क्वेश्चन करें, आप कैरी ऑन करें। चलो मुझे ना किताब पकड़ने दो, और फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह का नाम लेके दुरूद शरीफ पढ़ के फिर स्टार्ट होते हैं कि और चलो बिस्मिल्लाह पढ़ो जी। बच्चा बजट जो है वो इंशाल्लाह इसका मैं सेशन जो है बजट में अभी कर दूं। बजट में एक पेज है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, और बाकी जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस वाला डॉक्यूमेंट है वो आप लोगों के पास है, उसको आप लोग देख लो। उसमें से जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर लिख याद कर लेना। और अल्हम्दुलिल्लाह यही मैंने एक पेज पर वो जो बनाया था, और इसी की बेस पे अल्लाह के फजल से बड़े अच्छे मुझे इंटरव्यू में मार्क्स मिले थे। अच्छा, सेक्शन 4। सेक्शन 4, अब आप लोग ना एक बंदा अनम्यूट कर ले, साथ साथ बताता जाए। सेक्शन 4 का बच्चों हमने को पूरा याद नहीं करना। सिर्फ अगर वो इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि क्या आपको पता है कि चार्जिंग सेक्शन कौन सा है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, कि इनकम टैक्स जो लगता है वो किस सेक्शन की बेस पे लगता है, तो आपने कह देना है सर सेक्शन नंबर 4 की बेस पे। ये इतना इतना याद रखने की जरूरत है बस, इसको और आगे याद नहीं रखना आप लोगों ने। क्लियर हो गया? अगर वो कहता है कि चार्जिंग सेक्शन कौन सा है, चार्जिंग सेक्शन से क्या मुराद है, आप क्या समझते हैं, तो आप कहेंगे सर चार्जिंग सेक्शन वो है जो कि टैक्स लॉ का वो सेक्शन जिसके बेस बना आपका टैक्स लगाया जाता है। सेल टैक्स में सेक्शन 3 है, और इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन 4 है, जिसके बेस के ऊपर ये सारे का सारा निज़ाम जो चार्ज हो रहा है। ठीक है, साकब अपना हैंड नीचे कर लें। नोट करो अपने पास सेक्शन 4C, ये आपने पूरे का पूरा सेक्शन पढ़ना है, साथ लिखते जाओ अपने। सेक्शन 4C, आपने ये सेक्शन सारे का सारा पढ़ना है, रीड रीड करना है आपने। सेक्शन 7E, सेक्शन 7E, ये आपने सारे का सारा पढ़ना है। ये डीम्ड इनकम कहते हैं। ये कहते हैं कि मान लो कि तुम किराया कमा रहे हो, प्रॉपर्टी तुम्हारी किराए पे चढ़ी है या नहीं चढ़ी, मान लो, सपोज करो कि तुम्हें उसके ऊपर रेंट आ रहा है। कितना रेंट आ रहा है? मान लो 5% आ रहा है प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू का। अच्छा, मान लिया आ रहा है 5%, फिर कहते हैं उसके ऊपर 20% टैक्स दे दो। तो ये है 7E। अगर भाई ये आप 1% है, दे दिए 20%। बेटा इसको इफेक्टिवली अगर आप अकाउंटेंट हो तो आप इस तरह करोगे ना, 20% मल्टीप्लाई पे 5%, वो आ जाएगा 1%। तो फेयर मार्केट वैल्यू का एक्चुअली बन जाएगा 1%, लेकिन जो लॉ में लिखा हुआ है वो यही है कि जो फेयर मार्केट वैल्यू है, वो अब आप पूछोगे फेयर मार्केट वैल्यू कहाँ से देखनी है, तो सेक्शन 68 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, उसमें एरियाज के फेयर मार्केट वैल्यू पर मरला रेट लिखे हुए हैं गवर्नमेंट ने। तो उसका क्या करेगा, 5% कह रहे हैं आप लोग रेंट लेते हो, 5% का टैक्स कितना देना है, 20%। तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, नेट ऑफ करो, तो 1% ऑफ मार्केट वैल्यू ही बन जाता है। ठीक हो गया? तो आपने 7E आपने पढ़ लिया, ये भी आपने करना है। सेक्शन 9, 10, 11, सेक्शन 9, 10, 11 मैंने पहले भी पढ़ाए हुए हैं। टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम क्या होती है, अल्लाह करे वो आपसे पूछ ले, तो आपने कहना है सर तमाम 5 हेड्स की इनकम को मैं जमा करता हूँ, और इसमें से मैं डिडक्टेबल अलाउंसेस को निकालता हूँ। अब डिडक्टेबल अलाउंसेस कौन से सर, वो जो सेक्शन 60 में लिखे हुए हैं। तो जो जवाब आता है वो टैक्सेबल इनकम होता है। टैक्सेबल इनकम क्या होती है? टैक्सेबल इनकम तमाम हेड्स की इनकम, जो 5 हेड्स हैं उनको मैं जमा करता हूँ, और सर उसमें से मैं डिडक्टेबल अलाउंसेस को निकाल देता हूँ,
और डिडक्टेबल अलाउंसेस सेक्शन 60 में लिखे हुए हैं। तो जो जवाब आएगा सर वो टैक्सेबल इनकम होगी। ठीक हो गया। ये सेक्शन 9 आपने पढ़ लिया। सेक्शन 10 टोटल इनकम। टोटल इनकम आपसे पूछ लेता है कि क्या होती है, तो आपने कहना है सर जो कि इनकम टैक्सेबल इनकम थी उसमें मैं जमा करता हूँ एग्जाम्प्ट इनकम को, तो टोटल इनकम आ जाती है। और टैक्सेबल आप पहले बता चुके हैं। अगर नहीं बताया तो फिर टैक्सेबल बता दीजिएगा। फिर टोटल आप कहिएगा सर मैं इस तरह टोटल इनकम को डिफाइन करूंगा, तमाम हेड्स की इनकम जो कि 5 हेड्स हैं उनको मैं जमा करूंगा, उसमें से डिडक्टेबल अलाउंसेस को माइनस करूंगा और उसमें फिर जमा कर दूंगा एग्जाम्प्ट इनकम को। जो जवाब आएगा वो टोटल इनकम होगा। सही हो गया। सेक्शन 9 भी आपका 10 भी हो गया। सेक्शन 11 हेड्स ऑफ इनकम। आपको पता है 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। और जो रेजिडेंट बंदा होता है उसने अपनी ग्लोबल इनकम पे टैक्स देना होता है, पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम। और जो नॉन रेजिडेंट बंदा होता है उसने सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम पे टैक्स देना होता है। ये कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 11 में लिखा हुआ है। तो आप सेक्शन 11 को भी पढ़ लें आप। ठीक हो गया। तो 9, 10, 11 मैंने कहा आपको। सेक्शन 19। सेक्शन 19 स्पेकुलेशन बिजनेस क्या होता है? आपने उन्हें बता देना है कि स्पेकुलेशन बिजनेस क्या होता है। आपने बताना है कि सर इसमें एक्चुअली सेलर और बायर जो है वो डिलीवरी नहीं लेते, सट्टेबाजी कर रहे होते हैं। जो प्राइस में जो तब्दीली आ रही होती है उसके फर्क के ऊपर ये बिजनेस कर रहे होते हैं, एक्चुअल डिलीवरी नहीं लेते। स्पेकुलेशन बिजनेस। अच्छा, इसका हरगिज मकसद नहीं है कि आपको बाकी ना आए, लेकिन यह है कि इन पे आपने ज्यादा तवज्जो देनी है। मेथड ऑफ अकाउंटिंग कौन से होते हैं टैक्स में? आपको पता है कि मेथड ऑफ अकाउंटिंग दोनों अलाउड हैं, कैश और अक्रूवल। और अक्रूवल किन के लिए हैं और कैश किन के लिए हैं ये आपने पढ़ लेना है। मेथड ऑफ अकाउंटिंग सेक्शन आप इस तरह वो आपने पढ़ लेना है 32, 33, 34। इसको आपने सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेथड ऑफ अकाउंटिंग आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने कौन सा पढ़ना है। आपने याद करना है एग्जाम्प्ट इनकम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कौन कौन सी हैं। 3, 4 एग्जाम्पल याद कर लेनी है आपने। एग्जाम्प्ट इनकम कौन कौन सी हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, आपने वो याद कर लेनी है। सही हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी को सेल परचेज करते हुए जो टैक्सेस दिए जाते हैं ना, 236C, 236K और कैपिटल गेन ऑन प्रॉपर्टी सेक्शन 37(1)(a), इसको आप लोगों ने देख लेना है क्योंकि ये मार्केट में हर वक्त इसके बारे में बात हो रही होती है। सेक्शन 236C, K एंड 37(1)(a, इसको आपने देख लेना है कि ये आम बंदे की जुबान पे चढ़ा होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मैंने पहले कह दिया कि एग्जाम्प्ट इनकम की मिसालें कौन सी हैं इनकम टैक्स में, आपने मिसालें लिख लेनी है। हमायूं, वी आर सॉरी, वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी क्वेश्चन। डिडक्टेबल अलाउंसेस क्या होते हैं वो आप लोगों ने बताना है उन्हें। कि ज़कात होती है, वर्कर्स वेलफेयर फंड होता है, वर्कर पार्टिसिपेशन फंड होता है, और डिडक्टेबल अलाउंसेस फॉर एजुकेशनल एक्सपेंसेस डिडक्टेबल अलाउंसेस की डेफिनेशन में आते हैं। तो काइंडली डिडक्टेबल अलाउंसेस को आपने देख लेना है। टैक्स क्रेडिट क्या होते हैं और टैक्स क्रेडिट कहाँ पे डिस्कस हैं, ये आपको पता होना चाहिए। टैक्स क्रेडिट क्या होते हैं और कहाँ पे डिस्कस हैं। फेयर मार्केट वैल्यू क्या होती है? सेक्शन 68। करेंसी कन्वर्जन क्या होती है? सेक्शन 71। अगर आपकी एसेट्स पड़े हैं डॉलर के अंदर और 30 जून को आपने रिटर्न फाइल करनी है, तो आप
वो क्या डॉलर लिख देंगे अपनी रिटर्न में? नहीं, आप उनको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट कैसे करेंगे? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो 30 जून का रेट होगा उससे मल्टीप्लाई करके आप कन्वर्ट कर लेंगे अपने डॉलर्स को पीकेआर में और अपनी रिटर्न में रिपोर्ट कर देंगे। मैं दोबारा बताता हूँ, एक उन्होंने पूछा है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कौन से हैं 236C और 236K। हर बंदा जो प्रॉपर्टी को बेच रहा होता है उसने एडवांस इनकम टैक्स पे करना होता है अंडर सेक्शन 236C। हर वो बंदा जिस प्रॉपर्टी को परचेज कर रहा होता है उसने टैक्स पे करना होता है अंडर सेक्शन 236K। तो ये C और K का टैक्स हो गया। ठीक हो गया। और मैं फिर ना, आप लोग मुझे ले जाते हैं कहीं और। सेक्शन 74 आपको पहले से आता है टैक्स ईयर के बारे में। वो आप लोगों ने कर लेना है कि 3 तरह के टैक्स ईयर होते हैं, नॉर्मल, स्पेशल एंड ट्रांजिशनल। सेक्शन 75 के परचेज ऑफ एसेट थ्रू बैंकिंग चैनल। अगर आप कितनी वैल्यू का एसेट परचेज करेंगे तो आप पे लाजम है कि आप वो बैंक के थ्रू परचेज करेंगे। अब मैं देख तो नहीं रहा लेकिन मुझे ये याद आ रहा है कि अगर आप प्लाट या इस तरह घर वगैरह खरीद रहे हैं तो अगर वो 50 लाख से ज़्यादा का खरीद रहे हैं तो आप बैंक के थ्रू वो खरीदेंगे। और अगर आप गाड़ी वगैरह या इस तरह की चीज़ मूवेबल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आप 20 लाख या इससे कम है तो आप खरीदेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सेक्शन 75 को पढ़ लेना और खरीदेंगे बैंक के 10 लाख है सर। पेमेंट करके। आशम, नाउ नो नो नो, ये मैं कंटिन्यू करने दो। जो आपको आता है सही है, लेकिन फिर भी इनको 75 पढ़ लेंगे ना खुद, वहां पे एग्जैक्ट अमाउंट क्या लिखी हुई है। सर ये 75 वगैरह हमें समझ नहीं आते सर, सर इंग्लिश में बोलें। अच्छा अच्छा अच्छा, आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके 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 ओके, 75A, 75A। ओके। अच्छा, आप लोगों ने, सर हाँ हाँ, सर 74 क्या, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको 74 को? 74। 74. Yes, there are some issue due to our mother tongue because from now onward I am going to tell you in English. Okay. So section 70. अच्छा, what is non-arm's length transaction? एक है arm's length transaction and the other one is uh, non-arm's length transaction. So you people are to get the answer of this non-arm's length transaction. Tax credit for Rafia Noor is covered from section 61 to section 65. So kindly, if he asks you, can you give any example of tax credit? So you will say that, sir, we need to refer to section 61 and up to section 65, tax credits are discussed there. ठीक हो गया, अब मुझे आगे चलने दो। सेक्शन 80, पर्सन एंड टाइप्स ऑफ पर्सन इन इनकम टैक्स। रेजिडेंशियल, तीनों का रेजिडेंशियल आपने देखना है 81, 82, 83, 84। रेजिडेंशियल आपको मैं बता देता हूँ कि इंडिविजुअल सिंपली 183 days विद सम अदर कंडीशंस। रेजिडेंट कंपनी होली control and management C&M wholly located in Pakistan during any time of the year। कि मैं कहना चाह रहा हूँ अगर कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना है या तो वो पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेटेड हो या उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है साल में किसी एक दिन मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान में रहा हो। और कंट्रोल एंड मैनेजमेंट क्या होता है? तमाम के तमाम डायरेक्टर्स उन्होंने बैठ के यहाँ कंपनी को मैनेज किया हो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने रेजिडेंशियल स्टेटस से रिलेटेड जो सेक्शंस हैं 82, 83, 84 आपने कर लेने हैं। एसोसिएट क्या होता है ये आपने देख लेना है, सेक्शन 85। और आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 91 में आपको बता देता हूँ, यही सुन लो।
कि अगर एक माइनर है तो उसकी इनकम हो रही है तो वो कहाँ पे जाएगी, तो माइनर की इनकम उनके पेरेंट्स के साथ क्लब हो जाएगी, क्लब भी ना इकट्ठी हो जाएगी, जमा हो जाएगी। सेक्शन 100 BA, section 100 BA, special provision related to the person not appearing in active taxpayer list. What does it says कि जहाँ पे अगर एक बंदा जो एक्टिव टैक्स पेयर है वो 10 रुपए जमा करवाएगा, उसका 10 रुपए टैक्स कटेगा, तो जो बंदा एक्टिव टैक्स पेयर नहीं है वो 20 रुपए जमा करवाएगा, 100% एक्स्ट्रा वो जमा करवाएगा। ठीक हो गया, तो 100 BA आपने देख लेना है। 100C के बारे में मैं बता देता हूँ, वही जो NGO NPO की टैक्सेशन है वो 100C में कवर्ड है। और NGO NPO की डेफिनेशन देखनी है तो सेक्शन 2 क्लास 36। अगर वो आपसे सर आपने अभी कौन सा सेक्शन, हाँ सर अभी आपने कौन सा सेक्शन बताया? 100 BA और 100C deals with the NGO NPOs, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ओके सर। सेक्शन 111, सेक्शन 111, सेक्शन 111, सेक्शन 113 अभी हमने पढ़ा है रिसेंटली। सेक्शन 113C, section, sorry, again I converted to my language, so once again section 113C, ये वाली बुक एक तो है ये खत्म हो गई, इसमें इतने सेक्शन थे, मैं दूसरी बुक की तरफ जा रहा हूँ। सेक्शन 114, रिटर्न ऑफ इनकम। सेक्शन 116, वेल्थ स्टेटमेंट। सेक्शन 120, assessments। 121, best judgment assessment। 122, amendment of assessment। ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया, 127 से लेके 129 डील्स विद अपना, लेकिन इसको आप इतना ही काफी है कि अपील को सेक्शन कौन सा डील करता है, और जो मैंने अमेंडमेंट्स बता दिए काफी है ये। अपील किस सेक्शन में अगर वो पूछता है, फाइल होती है 127। ट्रिब्यूनल में किस सेक्शन में जाते हैं, 131। हाई कोर्ट में रेफरेंस किस सेक्शन में फाइल होता है, 133, 133। Alternate dispute resolution is available in section 134A. You all are requested to read 134A, alternative dispute resolution. Notice of section 137, 137 सबसेक्शन 1 आप रिटर्न के साथ खुद एडमिट करते हैं और टैक्स जमा करवाते हैं। 137 सेक्शन और सबसेक्शन 2 आपको ऑफिसर डिमांड करता है अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर के बाद। सेक्शन 140, 140
बैंक बैंक अटैच करना होता है, ऑफिसर ने बैंक से पैसे निकालने होते हैं किसी टैक्स पेयर के, तो सेक्शन 140 का नोटिस करते हैं। सेक्शन 147 वेरी इंपॉर्टेंट, एडवांस टैक्स पेड बाय द टैक्स पेयर। हमने बड़ा जबरदस्त सेशन किया हुआ है इसके ऊपर। नो विदहोल्डिंग सारी की सारी आपने पढ़ी हुई हैं, बस उनको मेन पॉइंट याद रखना है। अब चाहे डीप में जाके नहीं पढ़ो, डीप में नहीं जाओ, विदहोल्डिंग जो है वो 149 से लेकर 158 तक, उसको सिर्फ ऊपर ऊपर से देख लो, लेकिन पता हो विदहोल्डिंग होती क्या है। सेक्शन 161 विदहोल्डिंग की रिकवरी, सेक्शन 165 स्टेटमेंट, सेक्शन 170 रिफंड, सेक्शन 176 नोटिस टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, सेक्शन 177, सेक्शन 181 181A, सेक्शन 181E, and you know that offenses and penalties are discussed 182। बस इतना ही याद रखना है कि ऑफेंस और पेनल्टीज कहाँ पे, सेक्शन 182 में। प्रोसिक्यूशन कहाँ पे होती है आपने बता देना कि सर सेक्शन 191 से स्टार्ट होती है और सेक्शन 204 तक जाती है, इतना ही बस। डिफॉल्ट सरचार्ज सेक्शन 205, इनकम टैक्स अथॉरिटी सेक्शन 207, सेक्शन 214A, सेक्शन 214C, सेक्शन 216, सेक्शन 218, सेक्शन 221, सेक्शन 2227E, सेक्शन 227E, ये ट्रांजिशनल एडवांस टैक्स का जो चैप्टर है, चैप्टर 12, इसमें हेडिंग याद कर लेना। चैप्टर 12 स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन 231A टिल 236Y, सेक्शन 237। So by doing this, you have completed your income tax ordinance 2001. So this is it. So kindly allow me to end the meeting today. सर ये लास्ट वाला बता दे, ट्रांजिशन वाला। 237 this empowers FBR to make rules। FBR जो rules बनाता है वो अंडर सेक्शन 237 बनाता है। सर सिर्फ हेडिंग्स याद करें, हाँ, सिर्फ हेडिंग्स याद करें इनकी। हेडिंग्स जो याद करनी थी वो मैंने चैप्टर 12 की कही है कि काइंडली चेक दी हेडिंग्स ऑफ चैप्टर 12, वो ट्रांजिशनल एडवांस टैक्स है, उसकी हेडिंग्स याद कर लें।
So I believe there is ample of clarity with you people now, and अब मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि सर इसका एक स्पेसिफिक आंसर क्या होना चाहिए कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अलावा ये एडवांस टैक्स किस फीस पे लगता है ये वाला? एडवांस टैक्स, चैप्टर 12 की बात कर रहा हूँ, ट्रांजिशनल में बात कर रहा हूँ। ट्रांजिशनल एडवांस टैक्स मीन लाइक बैंक विड्रॉल, आप टिकट परचेज करते हैं उस पे लगता है, आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं उस पे लगता है, आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं उस पे लगता है, आप फंक्शन करवाते हैं उस पे लगता है, आप इंटरनेट की कार्ड से पेमेंट करते हैं उस पे लगता है। तो ये सारे के सारे ट्रांजिशनल एडवांस टैक्स हैं ना, कि आपने ट्रांजैक्शन की तो उसके ऊपर आपको ये टैक्स लग गया। प्रॉपर्टी किसी और के नाम थी, आपके नाम आई, आपने परचेज किया 236K का, 236K का टैक्स। इलेक्ट्रिसिटी और गैस के बिल है इसके ऊपर जो लग रहा है वो भी एडवांस टैक्स में आएगा। हाँ जी, ट्रांजिशनल में ही कवर आई बिलीव किया उन्होंने कि 234 और 235 गाड़ी की रजिस्ट्रेशन पे टैक्स पे कर रहे हैं आप लोग, 231 1B का, और एनुअल टोकन पे कर रहे हैं आप, वो भी आप पे कर रहे हैं। कि कायनात शबीर, स्टिल यू पीपल आर हैविंग द क्वेश्चन, सो काइंडली आस्क। सर एक क्वेश्चन है, सर मैं पूछूं? सर ये जो बुक है प्रोविजनल टैक्सेस ऑफ पाकिस्तान, इसका सितंबर 2023 तक अमेंडेड मिल रही है, तो वो ले लूं? देयर इज नो नीड टू बाय द बुक नाउ, आई बिलीव कि ऑनलाइन ही आप Ctrl+F करके पढ़ते जाओ आप। ठीक है सर एक छोटा सा और क्वेश्चन है, वैलिड क्वेश्चन है। तो सर ये सेक्शन 7B में भी प्रॉफिट ऑन डेप्ट का जिक्र है, इसमें विद होल्डिंग में भी है और एग्जाम्पशन में भी है, तीनों जगह पे एक ही उसका बात का जिक्र है। सारे मैंने अपने लेक्चर्स में आंसर किए हुए हैं। 7B इज अ चार्जिंग सेक्शन, जो कि चार्ज कर रहा है। सेक्शन 151 इज अ विदहोल्डिंग सेक्शन, द पर्सन हु इज पेइंग द प्रॉफिट ऑन दैट ही इज withholding some amount out of the total amount, like चार्जिंग अलहदा है, विदहोल्डिंग अलहदा है जी। ठीक हो गया। सेक्शन 148 से आगे विदहोल्डिंग स्टार्ट हो जाती है और चार्जिंग जो है वो कहीं और हो रही है जी। कायनात, जी कायनात। सो नो सर, आई एम डन, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर सर ऑल। एक बात बता दें, सर आप कौन सी सेक्शन के तहत हैंडसम होते जा रहे हैं? कोई हैंडसम नहीं हो रहा आजकल, तो ओवरलोड की वजह से खराब हो गया काम यार। वर्कलोड जो है वो मेरे पास आए हैं कुछ स्टूडेंट, उनसे पूछें कि हाउ मच वी आर ओवरबर्डन। अब आप लोग आए, फिर आप लोगों को हम अपने दफ्तर में रखते हैं, और आ, और फिर हम जो है वो इंशाल्लाह कुछ बर्डन शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। आप लोग इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपकी तरफ से ऑप्शन है ना, अगर खुदा ना खास्ता हम इंटरव्यू में रह जाते हैं तो आप अपने दफ्तर में रख लें कंसल्टेंसी के तौर जी जी, आज ही मैंने दफ्तर अपना ओपन कर लिया है, और आप लोग आए, काम सीखें, अपनी प्रैक्टिस करें।